आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर वन इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। एक बार फिर से मुझे हॉट सीट पर बिठाने का जिम्मा मिला है एक मुलाकात में, जहां हम उन लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ अलग खास अनोखा किया हो। तो आज भी मुझे मौका मिला है किसी एक ऐसे शख्सियत को यहाँ पर लाने का जिनसे आपकी बातचीत करा सकूं, जिनसे आप सीख सकें। अब ये कौन जनाब है ये खुद बताएंगे, मगर मैं इतना बता दूं इनके बारे में, इनका दिमाग बड़ा तेज चलता है। हाँ, अब क्यों चलता है ये जब हम इनसे बातचीत करेंगे तो पता लग जाएगा। तो सर, अपना इंट्रोडक्शन दे दें। हेलो, मैं हूं सौरभ पंत और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमें इतना ढेर सारा समय दिया हमारे रेडियो उड़ान के लिए आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे भी बहुत बहुत खुशी हो रही है। तो सौरभ, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका बचपन कैसा रहा, कैसा था? देखिए, ज्यादा यादें तो है नहीं, फिर भी जैसा एक हर बच्चे का होता है, काफी खुश, कभी कभी निराश भी और कभी कभी अच्छा भी, दोनों चीजें। तो मतलब बचपन में शैतानियां भी खूब सारी की होंगी, उनमें से भी कुछ याद होगी, कुछ शैतानी जो अभी भी दिमाग में चलती होगी, बड़ी अजीब सी। हाँ, और बिल्कुल। तो कई इनमें से एक दो शैतानियां हैं जिनमें एक दूसरे के ऊपर मिट्टी फेंक देना या फिर एक दूसरे को तंग करना, काफी चीजें हैं। उनमें एक चलन आता था कार्ड इकट्ठा करने का, तो कार्ड काफी इकट्ठा किया करते थे, प्लेयर्स के हो गए, कार्टून्स के हो गए। ये शौक तो मेरा भी था, ये काम मैंने भी तो किया। अच्छा, मिट्टी फेंकने का भी शौक था, तो कभी मिट्टी खाने का शौक हुआ? हाँ बिल्कुल, लेकिन वो जब बहुत छोटा था, लगभग 2-3 साल का। ओके, बचपन अच्छा बीता। उसके बाद कब जिंदगी में लगा कि अब चैलेंज स्टार्ट हो गए? चैलेंज तो बचपन में भी थे, उससे उतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन हाँ उसके बाद से थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया, 4 साल की एज के बाद। ओके, 4 साल की एज के बाद अब आपको ऐसा क्या लगा सर कि अब जो है चैलेंज स्टार्ट हो गए? और नहीं, काफी चीजें होती हैं, कई मतलब मुश्किल तो नहीं कर सकते, फिर भी हाँ चैलेंज स्टार्ट हो गए उस टाइम से। और जैसा कि मुझे पता है, मुझे सुनने में आता है कि आप विजुअली इम्पेयर्ड भी हो, तो ये कब हुआ? बचपन में स्टार्टिंग से हो गया था कि कुछ एज के बाद हुआ? नहीं, ये ब्लाइंड बर्थ नहीं है, तो बाद में हुआ, रिसेंटली ब्लाइंड है, 2006 में हुआ। ओके, और इसका कोई कारण, डॉक्टर क्या बोलते हैं, इलाज या कारण? नहीं, इलाज तो देखिए अभी रेटिना का आज तक पॉसिबल नहीं है। कई लोग कहते हैं कि स्टेम सेल से होता है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि होता। और जब कई लोग रेफर करते हैं निमोनिया से हुआ, कई लोग दूसरी चीजें बताते हैं, लेकिन यहाँ तक मुझे लगता है एग्जैक्टली कोई कारण नहीं है कि रोशनी जैसे चले गई, धीमे धीमे गई है, अचानक नहीं गई है ना, कि प्रोसेस की वजह से कि मतलब धीमे धीमे जाना चीज का। ओके सर, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि दुनिया तो सर आपने देखी है, तो अब इस स्टेज पर आपको कितना चैलेंज लगता है? नहीं, मुझे ज्यादा चैलेंज नहीं लगता। जिस तरह से मेरे लोग आस-पास लोग हैं, साथ में लोग हैं, चाहे वो परिवार हो या फिर दोस्त हो, जितने भी लोग हैं सब कोऑपरेट करते हैं, तो मुझे चैलेंज की है, मुझे खुशी मिलती है एक तरह से। ओके, तो आपने फैमिली की बात की, मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूँ कि फैमिली ने किस तरह से सपोर्ट किया पहले और अब आपकी लाइफ में? पहले वीडियो चैनल होने के बाद भी काफी रहा, उसके बाद भी फ्रेंड सर्कल रहा, NIDS में पढ़ा। यानी सर आप वहीं से पढ़े हैं जहाँ से मैंने जो है अपना रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कोर्स किया है, करके आया हूँ। जो भी हो, मैं वहीं से पढ़ा हूँ, मैंने अपने 6 साल वहाँ गुजारे हैं और काफी अच्छे दोस्तों के साथ रहा हूँ। तो यानी सर अब आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो काफी बड़ा हो चुका है? अब तो काफी बड़ा हो चुका है। तो मतलब नॉर्मल जैसे लाइफ एक आम इंसान जीता है, बिल्कुल सेम वैसे ही जी रहे हो, कोई अंतर नहीं है? सेम वैसे, बिल्कुल। ओके, तो सर अब मैं जानना चाहता हूँ आपके स्कूल डेज के बारे में। मुझे ये पता लगा है, जानकारी मिली कि आप क्विज कंपटीशन जो है जीत के आए हो। इसकी बात हम जो है बाद में करेंगे। फिलहाल मैं अभी आपके स्कूल डेज के बारे में सर थोड़ा जानना चाहता हूँ, तो लोगों को अपने स्कूल डेज के बारे में कुछ बताइए। देखो, स्कूल डेज मैं जब स्टार्टिंग किया, बेल सीखने के बाद जब मैंने स्कूल में जाना शुरू किया, तो शुरुआत में मेरे को लगता था थोड़ा बहुत चैलेंज मेरे को लगता था। जब मुझे एक तरह से ये लगा था कि ब्रेल पूरी तरह से अभी कंफाइंड नहीं है, मतलब मैं ट्रेन पूरी तरह से नहीं हो पाया, लेकिन एक बार जब माहौल में ढल गया तो उसके बाद काफी अच्छा लगने लगा। खासकर जो शुरुआत के पहले 2-3 महीने थे उनमें तो काफी थोड़े मेरे को दिक्कत हुई थी, लेकिन उसके बाद लाइब्रेरी में जाता था, वहाँ की काफी बड़ी लाइब्रेरी है, आप जानते हो, नेशनल और ऑडियो लाइब्रेरी। यस, मैं जानता हूँ। उसके अलावा स्कूल की लाइब्रेरी में जाता था, टीचर्स काफी सपोर्ट करते थे बाद में। तो ना सिर्फ वहाँ के लोगों की वजह से सपोर्ट मिला, बाकी मेरा एक रुझान था, एक आदत थी गंदी सी मेरे को, या फिर अच्छी सी, जो भी कहे। मैं रोज स्लेट पे पेपर लिखता रहा हूँ, मैं गिनता था और लोगों को बोलता था मैंने आज 20 पेपर लिखे, 30 पेपर लिखे, ऐसे बोला करता था।
जैसे जैसे मेरे को शौक था, जब मैं क्रिकेट खेला करता था अपने स्कूल टाइम में, तो मैंने इतने विकेट ले लिया यार, आज मैंने इतनी मेडन फेंके। वो तो बाद में हुआ, जब मैं स्कूल में मतलब पिच में खेलने जाने लगा उसके बाद हुआ, लेकिन रेल में था रोज किसी ना किसी को बताना, आज मैंने 10 बुक्स पढ़ी, आज मैंने 2 बुक्स पढ़ी, आज मैंने 20 पेपर लिखे, इस टाइप का था। अच्छा, काफी लोगों के मन में ये दुविधा होती है, सवाल होते हैं कि जिसमें आपने जो ब्रेल में स्टार्ट किया कि हम नहीं सीख सकते, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुश्किल आती है कि कभी भी जो है इसको स्टार्ट करके सीखा जा सकता है? देखो, एक चीज साफ कर देना चाहता हूँ, ब्रेल एक ऐसी चीज है जिसमें फोकस बहुत जरूरी होता है। जब तक आप ब्रेल को टाइम नहीं दोगे तब तक आपको लगेगा कि हम नहीं सीख सकते। तो जिन लोगों को लगता है कि हमारा रुझान अलग जगह पे है और उनका ध्यान नहीं लग पा रहा ब्रेल में, उनके लिए दिक्कत आएगी हमेशा। अच्छा, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, सीख सकते हैं? नहीं, इम्पॉसिबल कभी नहीं है, ब्रेल हर कोई सीख सकता है, लेकिन उसका फोकस की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें इतना टाइम देना है, एक रूल लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब मेरे दिमाग में एक सवाल ये है कि मान लो इंसान ने ब्रेल नहीं सीखी, मान लो वो मतलब लिख तो नहीं सकता, मगर उसके पास आसपास के वर्ड घूमते हैं, वो सुनता है, तो वो पढ़ तो सकता है, मतलब जॉस के माध्यम से समझ सकता है कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये बंदा बात कर रहा है। ये मानते हो? हाँ, ये मानता हूँ। कई लोग हैं, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो ब्रेल सीखना पसंद नहीं करते, मतलब सीखना नहीं चाहते, नहीं जाता ना, ब्रेल सीखना पसंद नहीं करते, उन्हें लगता है कि हमारे पास इतना फोकस का टाइम नहीं है, तो पूरी तरह ऑडियो या फिर जॉब पे डिपेंड हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो पढ़ना छोड़ देते हैं, पढ़ना उनके दिमाग में रहता है, फोकस एजुकेशन का रहता है। तो मतलब ब्रेल सीखी, और इसके अलावा अभी कोई फॉर्मेट है सीखने का, लिखने के लिए लोगों को, कि केवल बेसिकली तो जो इंडियन नेशनल कॉन्डक्ट है, जो हम लोग सभी लोग सीखते हैं, वही बेसिक है ब्रेल सीखने का। जहाँ तक ब्रेल की बात है, तो ब्रेल प्रिंटर की बात करनी थी, जो जापान ने निकाले हैं, वो बहुत महंगे हैं, इंडिया भी कॉस्ट नहीं कर सकता, उन्हें परचेस नहीं कर सकता। तो इनमें क्या होता है कि जैसे, हाँ वो भी है, जैसे उसमें होता है ना कि नेट पे जो चीज आ रही है वो आप ब्रेल प्रिंटर पे ब्रेल में भर के आ जाएगी तो आप पढ़ पाओगे। अच्छा, मतलब वो इंडिया अभी अडॉप्ट नहीं कर सकता? तो क्वेश्चन ये नहीं है कि अडॉप्ट कर नहीं सकता, सवाल ये है कि अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया सकता, बहुत हाई रेंज पे है। ओके, तो इससे मतलब बेनिफिट तो होगा ही आगे, अगर ये आ जाता है इंडिया में तो इससे तो बेनिफिट होगा। इससे बेनिफिट होगा, लेकिन पॉइंट हमेशा ये रहेगा कि एलीट लोगों के पास ही रहेगा, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ी चैलेंज रहेगा इंडिया में। चलो, स्कूल डेज की हो गई, हमने ब्रेल की भी बात कर ली, तो कॉलेज भी गए होंगे, कॉलेज के बारे में कुछ, कॉलेज के दिनों में क्या स्टडी की कॉलेज में और क्या एक्सपीरियंस रहा? हाँ, कॉलेज में अच्छा रहा, केएम किरोड़ीमल कॉलेज में स्टार्ट किया, और उसके बाद ज्यादा चैलेंजिंग तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत था ही, क्योंकि हिस्ट्री सोसाइटी में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको मतलब रेगुलरली लोग चाहे तो पार्ट कर सकते हैं, और मेरा भी इंटरेस्ट था पार्ट करने में, लेकिन लोग बोलते थे अभी चैलेंज है तुम्हारे पास, तुम्हें चैलेंज करना पड़ेगा इस चीजों को। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं इतनी पढ़ाई की बात, ब्रेल की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो सर हैं ये अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करके आए हैं एक क्विज कंपटीशन में। तो उसके बारे में सर आप बताएं कि ये कब स्टार्ट हुआ, स्कूल डेज में हुआ कि ये अभी कुछ रिसेंट टाइम में स्टार्ट हुआ? हाँ, ये स्कूल से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे लेवल पे अलग अलग जाके 11th और 12th में 2 बार स्कूल के लिए गया था। तो मैं ही जानना चाहता हूँ कि सर आप इंडिया के लिए खेल के आए हैं, कैप्टन बन के आए हैं, इनाम जीत के आए हैं, तो ये इंडिया का कैप्टन बन के आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ, कैसी फीलिंग थी? बहुत अच्छा लगा, काफी मजा आया, बहुत एंटरटेन किया एक दूसरे को। अच्छा, मैं जब बैठा था इस पर, जब मैं डिस्कस हो रही थी हमारे टीम मेंबर्स में, तो ये भी सुनने में आ रहा था कि यार इनसे ये पूछा जाए कि कितना टेंशन भरा काम होता है कैप्टन का अपने बाकी मेंबर्स को सुधारने के लिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो सबसे बड़ा मुश्किल काम है ये। अच्छा, लोग अब हम आपस में समझना बहुत बड़ी चीज है। अगर एक दूसरे बात समझ नहीं सकते तो मतलब एकदम से रिएक्ट करना होता है, और रिएक्शन बहुत तेज होना चाहिए। अच्छा, जैसे अगर आप रिएक्ट नहीं कर पाए तो समझ लिया आप गए, खेल खत्म। ओ अच्छा, ग्रुप में ऐसे भी लोग होंगे यार, ये कैप्टन बन गया, मुझे भी कैप्टन बनना चाहिए, ऐसे भी कुछ लोग होंगे। हो सकते हैं, उससे कोई वो इशू नहीं है, और मैं कहता हूँ अगर उनके पास पोटेंशियलिटी है तो दैट्स गुड। ओके सर, तो आप स्कॉटलैंड होके आए हैं, स्कॉटलैंड का दौरा किया है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट सर बताएं कैसा है, ब्लाइंड के लिए कैसा एनवायरनमेंट है, और वैसे भी जो नॉर्मल एनवायरनमेंट है वो स्कॉटलैंड में कैसा है, जरा इसके बारे में थोड़ी सी हमको जानकारी दें। पहली चीज तो ये कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत बढ़िया है, और साथ में लोग काफी कोऑपरेट करते हैं, और जो ब्लाइंड के लिए वो है ओपन गेट सर्विसेज है उन लोगों की, है ना, और टर्मिनल सर्विसेज है एयरपोर्ट और ये रेलवे वगैरह वाली, वो भी काफी अच्छी है। और साथ में जो ये
क्या बोलते हैं ऑडियो क्लॉक्स वगैरह का सिस्टम जो है वो काफी बढ़िया है। तो सर सिर्फ क्या आप स्कॉटलैंड जीते और आ गए कि घूमे फिरे भी वहाँ पे मौज मस्ती भी सर आपने की? नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर भी मस्ती भी की, बहुत कुछ किया। नहीं, जरूरी है ना, एक मतलब एक प्रेशर होता है, इंसान गया खेलने, उससे पहले होता है कि मुझे घूमना है। कहानी अगर खत्म हो जाए, एक बार चीज अगर चीजें खत्म हो जाए, मतलब वर्क खत्म हो जाए, तो उसके बाद तो लोड हट जाता है ना, तो उसके बाद तो कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। तो मतलब क्या क्या किया? बहुत कुछ किया, फन मस्ती की, गाना बजाना, ऐसी पार्टी ऐसी और क्या। ओके, तो ये मस्ती की बात कर दी है, तो सर अपनी हॉबीज बता दीजिए। ये क्या सारे दिन आप क्वेश्चन ही खेलते रहते हो कि इस क्वेश्चनों के बाहर भी आप कुछ करते हो? इसके बारे में थोड़ा बताओ, अपनी हॉबीज के बारे में सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और भी बहुत कुछ करता है। नहीं, मतलब क्या इंटरेस्ट क्या है, मेन इंटरेस्ट क्या है हॉबीज अगर मैं बोलूँ? नहीं, एक चीज तो बेसिक वो तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि वो तो पहले क्या चाहिए, लिखना तो है ही। सही बात है। हाँ, लिखने से मुझे मेरे पास, हाँ, उसके अलावा बहुत कुछ है, थोड़ा बहुत गाना, थोड़ा बहुत ऐसी मस्ती करना, खाने पीने का शौक है बहुत ज्यादा। ओ, तो खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? इंडियन फूड की वेस्टर्न फूड? बेसिकली तो वेजिटेरियन है, तो इसलिए वेजिटेरियन ही पसंद है। नहीं, मैंने कहा इंडियन फूड की वेस्टर्न फूड, क्योंकि आजकल तो लोग इंडियन। अच्छा, इंडियन, चलो भाई, प्योर इंडियन। जाने की पतले हो गए, मोटे तो नहीं हो गए, जाहिर सी बात है। नहीं, मोटा हूँ, ऐसा नहीं है कुछ। अच्छा, ओके, लिखने से मेरे दिमाग में एक बात ये आई है कि आपने एक किताब भी लिखी है, तो इस किताब के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि ये किताब हम कैसे खरीदें, क्या नाम है, और इस किताब के बारे में थोड़ा सा आप हम लोग को जानकारी दें। देखो, अभी मैं बात कर रहा था अपने पब्लिशर से, तो उन्होंने बोला कि हम उनका जो किंडल वर्जन था, मेरी बुक का जो सॉफ्ट कॉपी किंडल वर्जन है, वो अमेजोन से हट चुका है, तो अमेजोन पे दोबारा लाने की बात कर रहा था मैं उनसे। अच्छा, ठीक। क्योंकि वो शायद उसके वजह से कुछ खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ से अमेजोन की किंडल वर्जन का बिका नहीं है उनका शायद। अच्छा, जितना फ्लिपकार्ट और पब्लिशर से बिका है, तो उस वजह से वो सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने हटाया। तो मैं बात कर रहा था, अगर विजुअल चैन पीपल को किंडल वर्जन मिल जाता है, दैट्स ओके, है ना? मतलब हम लोग फ्लिपकार्ट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने नहीं, अगर इन केस अगर आपको नहीं मिल पाता है, तो मैं हूँ ना खुद ही, मैं खुद सॉफ्ट कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। मैंने तो प्रपोजल रखा भी था रेडियो उड़ान वगैरह के फेसबुक पेजेस पे। अच्छा, ईमेल आईडी मेरे को दे दे और मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, बुक का क्या नाम है? कुछ अगर लोग यहीं से सुन लें इंटरव्यू से, तो ज्यादा उनको आसानी होगी, तो कह रहे हो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। बता देता हूँ। देखिए, 23 सितंबर 2014 को मेरी पहली बुक रिलीज हुई थी, और उसका नाम है अफेक्शन नेवर डाइज। ये बुक एक साइंस फिक्शन है जो 2 थीम्स पर आधारित है। एक तो इसमें ह्यूमन लाइफ, जो हिल्स में पहाड़ों में लोगों की लाइफ कैसी होती है, वो है, और दूसरा है एनिमल ट्रैफिकिंग जो पहाड़ों में होती है। ओके। इस बुक में टोटल 195 पेजेस हैं, और मेरे ख्याल से 11 चैप्टर्स हैं। अच्छा सर, तो आप ये बताइए कि एक बुक को पब्लिशर तक ले जाना कितना मुश्किल है, क्योंकि काफी सारे लोग होंगे हम लोग के बीच में जो लिखना चाहते होंगे, लिखना पसंद करते होंगे। हाँ, मैं जानता हूँ, मेरे कम्युनिटी में हर एक के पास ये आर्ट है। जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने आज तक देखा, हर एक के पास ये आर्ट है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई लिखता ही है। देखो, जैसे मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखवाना चाहता हूँ, अगर मान लो सपोज है, तो मुझे क्या करना है? देखो, पहला इशू जो बनता है हमारे पास, वो है राइट पब्लिशर हम कैसे ढूंढे। बाई चांस आपने पब्लिशर ढूंढ लिया, और आपने उसको बुक भी दे दी, लेकिन वो क्या करता है कि बुक पब्लिश ना कराने के बजाय किसी और को दे देता है, वो अपने नाम से पब्लिश कर लेता है, तो आपके तो प्रॉब्लम होगी ना। बस यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि अब क्या होगा। पहला इशू है। दूसरा इशू ये है कि अगर पब्लिशर आपकी पब्लिश नहीं कर देता है, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी बुक पब्लिश नहीं हुई, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पब्लिशर राइट टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं देता है कि मैंने बुक पब्लिश कर दी, उसके 2 या 4 हफ्ते बाद देता है इन्फॉर्मेशन। अच्छा, तो अगर बाई चांस वहां पे भी कुछ गड़बड़ हो गई। तीसरा इशू ये है, अगर पब्लिशर आपकी बुक पब्लिश कर देता है, उसके बाद वो कहता है कि मैंने आपके प्लेटफॉर्म पर रख दी बुक, जैसा फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये सब चीजें हो गई। अगर इन प्लेटफॉर्म पर आप चेक करते हो कि इन प्लेटफॉर्म से बुक है ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? सही बात है। तो जो जहाँ तक पहले इशू की बात है, राइट पब्लिशर को चूज कैसे करना है, तो उसके लिए जैसे कि हम लोग को ऑनलाइन मतलब कन्वर्सेशन करने में माहिर होते हैं, बिल्कुल कॉन्टेक्ट लगाने में। बिल्कुल। तो पहला इशू है इंडिया में आपको पब्लिशर राइट कैसे ढूंढना है। तो उसके हिसाब से आपको इंटरनेट पे सर्च करना जरूरी नहीं है, आप लोगों से कॉन्टेक्ट ले सकते हो और लोगों से पब्लिशर से बात कर सकते हो, सीधा डायरेक्ट बात करो। मैं कहता हूँ कि मेरे कम्युनिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है इंटरेक्शन की प्रॉब्लम। जो साइटेड लोग हैं आमतौर पर दूसरे से पूछते हैं, यार भाई ये क्या कर रहा है बताओ। आप खुद जाकर पूछो कि पढ़ना क्या कर रहा है, सबसे बड़ी चीज ये है। अगर ये इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्शन का इशू खत्म हो जाता है, तो हमारे सबसे बड़ी चीज खत्म हो जाएगी, तो हम पब्लिशर से सीधा बात कर सकते हैं। अच्छा, एक मेरे सवाल ये है कि जैसे मान लो हमने पब्लिशर भी ढूंढ लिया, बुक सब बना ली,
हमारा क्या मेन है कि हमने बुक उसको अपनी स्टोरी दे दी, बुक दे दी और पैसा ले लिया, काम खत्म? ऐसा कुछ है कि नहीं, हमें पीछे लगना है उसके? नहीं, देखो आपको उसके साथ लगा रहना पड़ेगा। एक बार आपने पैसा दे दिया, बुक दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कहानी खत्म हो गई। तो उसके बाद कुछ लोग बुक लॉन्च फंक्शन करवाते हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन कम से कम इतना तो करना पड़ेगा आपको, सोशल साइट में प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बुक गई कैसे, क्योंकि नहीं तो फिर आपका पैसा वेस्ट हो गया। तो आपको बात करनी पड़ेगी, ना सिर्फ पब्लिशर से बल्कि आपके फ्रेंड से, आपके सर्कल से, जितने को आप जानते हो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा। तो इस बुक लॉन्च करवाने में पब्लिशर्स में कितना एग्जैक्ट कॉस्ट आएगा? अलग अलग रेंजेस होती है, लोगों की अपने अपनी इंटरेस्ट होते हैं। पब्लिशर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह की चीजें करवाना चाहता है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पब्लिशर भी मतलब पब्लिशर भी हमारे इंडिया में क्या कहें बहुत अलग अलग रेंज के भी होंगे, तो आपने कौन सा चूज किया? वो पब्लिशर के ऊपर है, जितना फेमस हो पब्लिशर होगा उतना ज्यादा पैसा मांगेगा। बिल्कुल, इसी बात है। तो सर इस वक्त आपकी किताब जो है कितने प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, ये भी बता दीजिए। अभी 4 प्लेटफॉर्म पे थी, जिनमें से 3 पे है, 1 पे नहीं है। अच्छा, 3 कौन कौन से अभी? फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे लगभग उसकी जो मतलब क्या बोलते हैं स्टॉक था, खत्म होने वाला है फ्लिपकार्ट में। अच्छा, ईबे पे था और एक और है। अच्छा, और एक वो है ये क्या बोलते हैं पब्लिशर है अपना पब्लिशिंग हाउस। तो सर आपकी जो किताब है इसकी कितनी कॉपीज आपने बनवाई थी, कितनी बिकी और कितनी अभी बाकी हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अभी तो उम्मीद है कि काफी बिक चुके हैं। इस महीने का ड्राफ्ट आना बाकी है अभी, मतलब जो रिपोर्ट आएगी। और जहाँ तक उनकी कॉपी सेट करने की बात है तो 1000 कॉपीज रखते हैं वो लोग स्टार्टिंग में। अच्छा, तो 1000 कॉपीज अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, जिनमें से मैक्सिमम 350 वो अपने पास रखते हैं, अपने पब्लिशिंग हाउस में रखते हैं। अच्छा, तो 350 में से मेरे ख्याल से 100 तो बिकी जाएंगे उनके हिसाब से। नहीं, अब यहाँ से सुनने के बाद मुझे लगता है और लोग भी जो है खरीदेंगे। तो इसका प्राइस क्या है? कुछ फिक्स अमाउंट है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग रेट है इसका? नहीं, वो इसके आसपास ही 270 से 280 के बीच में अमाउंट घूमता है उसका। अच्छा। तो सर क्या आपने इस बुक को केवल ऑनलाइन स्टोर पर ही रखा है कि इसको ये भी सोचा है कि इसको रिटेलर के पास लेके जाना है, यानी कि बुक स्टॉल वगैरह पर भी जो है इसको रखना है? बुक स्टॉल, हाँ, इशू अच्छा है। वैसे स्टार्टिंग में रखने की सोची थी, अभी फिलहाल ऑर्डर पे बुक है, लेकिन बुक स्टॉल्स पे भी आ जाएगी कई दिल्ली के अलग अलग जगहों पे। ओके। तो सर आगे लिखने का क्या प्लान है? एक बुक तो सर आपने ये लिख डाली, अब आगे क्या लिखने का आपका मन है? अभी तो चल रहा है। एक तो मेरा काम है ना, मैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई से जुड़ा हुआ, तो रिसर्च करता रहता हूँ उन लोगों के साथ मिलकर। अच्छा, तो वो तो एक अलग केस है। हाँ। और साथ में ये भी है कि ये जो बुक लिखने के बाद अभी ब्लेजिंग सन नाम का नॉवल लिख रहा हूँ मैं। ओके। तो वो भी इसी तरह से माउंटेन्स के ऊपर है। जो माउंटेन में यहाँ पर रूल आया था कि जो रेडियो वाले जितने लोग हैं उनको हटा देगा, हाईकोर्ट ने रूल लगाया, तो उसके ऊपर बेस्ड नॉवल है। ओके। तो सर आपकी रिसर्च जो है सिर्फ वो पहाड़ों के ऊपर ही होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। तो सर क्या लगता है आपको, किस टॉपिक पर आप लिखना चाहते हैं, लिखना पसंद करते हैं? कि फिक्शन हो गया, कि नॉवेल हो गया, कि ड्रामा, किस पर मतलब आप लिखना पसंद करते हैं? क्या मतलब मेन? मैं सारे जॉनर में लिख सकता हूँ। ओके, तो किसी भी टॉपिक पे। तो सर ऐसा करिए ना, आप एक हॉरर नॉवेल लिखिए, हॉरर के ऊपर, जिस पर जो पिक्चर भी बन सके, क्योंकि इंडिया में हॉरर नॉवेल्स पहले नहीं आती हैं और फिर ऊपर से अगर हॉरर पिक्चर बन जाए तो वो बिल्कुल ही मतलब बेकार बनती है। तो एक हॉरर नॉवेल या किताब जो बुक है वो बनती है। देखो, मेरे कुछ कोलकाता के फ्रेंड जब वो इसी का काम पे काम करते रहते हैं, अगर मैं काम करने लगूंगा तो बोलेंगे तुमने मेरा आइडिया चुरा लिया। सौम्या सर है, वो बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में हॉरर मूवीज के लिए बंगाल में। वो खुद ही हॉरर मूवीज बनाते हैं और डॉक्यूमेंट्री भी बनाते हैं और खुद ही उनको कास्ट करते हैं। अच्छा। डायरेक्टर भी है। अच्छा। तो सर आपकी मुलाकात उन सर से हो पाई आपकी? हाँ, एक बार हुई थी। ओके, तो यानी एक बार हुई थी। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, आप किन से जो है वो राइटिंग में या लिखने में जो है आप इंस्पायर हुए, किन से आपने सोचा कि मुझे लिखना चाहिए? एक मैं महाराष्ट्र गया था अपना पेपर प्रेजेंट करने, कोल्हापुर गया था। तो वहाँ पे 2-3 लोग थे। एक तो वहाँ पे MD वाले सर थे और एक राजश्री भांबरकर मैम थी और एक कई लोग थे वहाँ पे। अच्छा, और हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में काफी सारी बुक्स लिखे हैं, काफी सारे ऑथर, उनसे कितना इंस्पायर हो अगर उनकी बात करें? हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बात करते हैं बिपिन चंद्रा से, बेस्ट कोई लगता नहीं है। कौन? बिपिन चंद्रा। अभी लास्ट हाल ही में उनकी डेथ हो गई है, वो मतलब चला गया 2015 में शायद हुई है उनकी। अच्छा सर, आपने कुछ रिसर्च वर्क भी किया है, तो इस रिसर्च वर्क के बारे में बताइए कि ये रिसर्च किस तरह की थी, क्या थी, और अलग अलग स्टेट में जाके आपने रिसर्च की तो इसका क्या असर हुआ और क्या था ये रिसर्च वर्क आपका? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, फिर भी इतना बताता हूँ। 2014 से स्टार्ट हुआ था और उसमें छोटे प्लेसेस से पहले दिल्ली से स्टार्ट हुआ, फिर महाराष्ट्र गया, फिर चंडीगढ़, फिर चेन्नई, तो ऐसे जाता रहा।
अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसर्च के टॉपिक थे मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में जब गया तो वहाँ पे जेंडर राइट्स एंड डिसेबिलिटी मेरे पास टॉपिक था। अच्छा। और फिर मैं चंडीगढ़ गया तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स मेरे पास था। और चेन्नई में मैं इकोनॉमिक साइड पे गया था, वो एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे मेरे पास CSR था। ओके। तो सर आप एशियाटिक सोसाइटी से भी जुड़े हुए हो, मैंने ऐसा सुना है। तो सर आप इससे कब जुड़े, इसका आपकी लाइफ में कितना जो है महत्व है और औरों की लाइफ के लिए ये कितनी इम्पोर्टेंस रखती है एशियाटिक सोसाइटी? देखिए, पहली बात तो ये कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई का बेसिक काम है लोगों को अवेयरनेस फैलाना। ठीक है। लोगों में एजुकेशन के थ्रू अवेयरनेस फैलाना कि लोगों को एजुकेशन किस तरह से बांटी जाए, किसी भी तरह के लोगों को। तो उसमें कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन इसका कोई महत्व नहीं है, उनको सिर्फ उनका एम है एजुकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इससे जो मेरा जुड़ा है वो 2014 में ही है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इसका सबसे बड़ा रोल ये है कि कम से कम ये इंस्पायर करता है कि लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए एजुकेशन। बात की जाए मेरे रोल की तो काफी मेरे को बेनिफिट मिला है इससे, 3-4 जगह पर प्रेजेंटेशन करने के बाद, और काफी इंस्पायर होते हैं इससे लोग। अच्छा, ये जो एजुकेशन बांटती है और जो नॉर्मल एक जनरल एजुकेशन सिस्टम है उसमें कितना अंतर है? एक बड़ा अंतर ये है कि ये जो इश्यूज उठाते हैं आमतौर पे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में क्या बोलते हैं उन्हें इग्नोर कर दिए जाते हैं बेसिकली। जनरली वो इग्नोर सिस्टम, जैसे टूरिज्म में डिसेबिलिटी का रोल, जेंडर राइट्स में डिसेबिलिटी का रोल, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों को मतलब पता नहीं होती, लेकिन लोग फिर भी बोलते हैं नहीं यार ये हमारा पसंद नहीं है, इसको हटाओ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई का बेसिक रोल उसके जैसा ही है। तो यानी हमने इतनी सारी बात कर ली है सौरभ से, उनकी बुक के बारे में बात कर ली है, क्विज कंपटीशन में भी भाग करते हैं, सारी चीजें हो गई। तो अब एक काम कर रहे हैं ना, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस लौट के आता हूँ। एक मुलाकात सुन रहे हैं आप मेरे यानी अनोखे अंकित के साथ रेडियो उड़ान पर, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। हमारे पास है एक अनोखा आरजे। हाय 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 मैं हूँ अनोखा। हाय मैं हूँ अनोखा अंकित। ये जितना अनोखा है इसकी बातें उतनी ही अनोखी हैं। इंसान नहीं बल्कि कुत्ते का बन रहा है आधार कार्ड। इंसान नहीं बल्कि जाएंगी क्या गौ माता देने एग्जाम। तभी तो हम कहते हैं इस अनोखे से अनोखा ढूंढ कर दिखाओ तो हम जाने। तो सुनना ना भूलिए रेडियो उड़ान पर उड़ान टॉप 10 हर संडे ठीक शाम 7 बजे अपने अनोखे आरजे अंकित के साथ। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हाँ, कभी कभी मैं सीरियस भी हो जाता हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। मृदुता का जिसमें है वास, रसों का है जिसमें एहसास, सबके अधरों पर जिसका नाम, ऐसी हिंदी भाषा को कोटि कोटि प्रणाम। अरे वाह अनीता, ये तो बहुत अच्छी कविता है आपकी। आप कहीं रेडियो और टीवी पर क्यों नहीं जाती? क्या करूं, चाहती तो मैं भी हूं, पर ऐसा कोई अवसर ही नहीं मिला। अब अवसर तलाशने की आवश्यकता नहीं है अनीता जी, क्योंकि मैं यानी ज्योति मलिक लेकर आ रही हूँ ऐसा ही एक शो, जिसमें मैं लेकर आऊंगी आपके अंदर छिपे हुनर को सबके सामने। तो तैयार रहिएगा, सुनिए और पार्टिसिपेट कीजिए प्रोग्राम छुपे रुस्तम में हर शुक्रवार रात 8 से 9, रीब्रॉडकास्ट हर शनिवार दोपहर 3 से 4। पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com/participate और मेल करें mail@radioudan.com। Happy flight of life।
एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका अनोखा अंकित। रेडियो उड़ान पर उड़ान टॉप 10 नहीं सुन रहे यार, वो संडे को आता है। एक मुलाकात सुन रहे हो, और एक मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं सौरभ पंत से, जो कि एक राइटर हैं और अभी जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करके आए हैं क्विज कंपटीशन में, और जीत कर भी आए हैं। ये मत सोचना कि हार के आए हैं यार, कैसी बात करते हो यार हैं? तो अब चलो वापस चलते हैं इनके पास। ये हंस रहे हैं पीछे, मतलब ये लाइन पे ही है। तो सौरभ, आप सर इंडियन क्विज फेडरेशन के साथ भी जुड़े हुए हो, उसके भी आप एक की मेंबर हो, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं, उनका बेसिकली काम ये होता है हर लेवल पर लोगों को सिलेक्ट करना। अच्छा, कैसे सिलेक्ट होते हैं, कैसे मेंबर बनते हैं अगर बनना चाहे कोई? वो कॉन्टेस्ट कराते हैं पूरे नेशनल लेवल पे, हर जगह पे। अच्छा, तो अब कब होने वाला है? उसका रूल ये है कि आपको पहले स्कूल लेवल पे खेलना होगा, फिर जनरल लेवल पे, फिर जोनल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे। अच्छा, मतलब ऐसे कोई बीच से कूद के नहीं आ सकता? नहीं, सवाल नहीं बनता वो, उसमें कोई रूल नहीं है कि आप कॉन्टेस्ट को पार करके सीधे निकल जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने 2014 में जनवरी के टाइम पे कि एक लड़का था, वो कॉन्टेस्ट खेलने गया। उसने स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल और स्टेट लेवल क्लियर कर दिया। अच्छा, और उसका जोनल में सेलेक्ट हुआ गोवा के लिए। अच्छा, तो वो गोवा नहीं गया। उसके बाद वो बोल रहा है कि मेरे को सीधे रिप्रेजेंट करना है, सीधे का सीधा। अच्छा, ऐसा तो होगा नहीं भाई। तो उसको बोला गया कि जब आपने गोवा खेला नहीं है तो हम आपको क्यों रिप्रेजेंट करें, आपको क्यों दें हम चांस। तो ये तो बात ऐसी हो गई कि आपने स्कूल लेवल में क्रिकेट खेला, आपने क्लब लेवल में खेला, आपने रणजी खेला, कह रहा इंडिया ही नहीं खेलूंगा, मैं सीधे इंडिया खेलूंगा। मैं भी वैसा ही है। मतलब यार, मतलब कुछ भी। चलो खैर, ये तो अलग बात हो गई कि आप मतलब बीच से नहीं कूद सकते। तो इसके कोई एग्जैक्ट डेट्स होती है इन कॉम्पिटिशंस की, स्कूल और इसके, कि कभी भी हो जाती है? नहीं, मेरे ख्याल से लेटिंटन एक वेबसाइट है, और लेटिंटन.in पे ये अपने अपडेट डालते रहते हैं इंटर्नशिप्स के साथ। उसमें इंटर्नशिप के लिए वेबसाइट है बेसिकली, लेकिन ये अपने अपडेट डालते रहते हैं उसमें। तो जनवरी से स्टार्ट हो जाता है कैलेंडर, और जनवरी में ये स्टार्ट करते हैं पूरे इंडिया लेवल पे। अच्छा, तो एक बच्चा किस क्लासेस से स्टार्ट करे और कैसे स्टार्ट करे? मेरे ख्याल से 9 से पहले कोई बच्चा स्टार्ट नहीं करे वही बेटर है, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते किसी के लोनली ट्रैवल चैलेंजेस के साथ। ओके, और इसमें कोई ट्राई वर्जन भी होता है कि मतलब 1 चांस मिलेगी, 2 चांस मिलेगी, ऐसा कुछ है? हाँ, होता है, कई चांसेस मिलते हैं लोगों को। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार स्कूल लेवल पे आप हार गए तो आप फिर दोबारा नहीं कर सकते, दोबारा कितने बार भी ट्राई कर सकते हो। अच्छा, ओके सर, तो कब से आपने स्टार्ट किया? ये 9th क्लास से कब से स्टार्ट किया? नहीं, 11 से। ओके, यानी कि सर आपने 2 साल और मेहनत की। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि सर आप ऑस्ट्रेलिया होके आए हैं, ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है, वहाँ की सोसाइटी ने आपको बड़ा पसंद किया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो कुल मिलाकर एक्सपीरियंस था, इसके बारे में थोड़ी हमको जानकारी दें। असल में अक्टूबर 2014 की बात है, और मेरा टॉपिक था डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्शियल, नहीं, चैलेंजेस इन कॉमर्शियल डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो उस चैलेंज के बीच में हमको वो प्रेजेंट करना था, और उस टॉपिक को प्रेजेंट करने के बाद ये था कि हम कम से कम एक फाउंडेशन बना सकते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई की एक बड़े लेवल पे। ठीक, तो वहाँ पे लगभग 4 घंटे का प्रेजेंटेशन चला था। वो टीम वर्क होता है पूरा, 8 लोग उसमें होते हैं बेसिकली। इनमें 4 काम बैक स्लाइड से होता है और 4 काम फ्रंट स्लाइड से होता है। तो उसके हिसाब से वो काम चलता है। तो वो काफी सक्सेसफुल रहा था, वहाँ पे काफी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला था उसका। तो सर आप ऑस्ट्रेलिया भी घूम आए, स्कॉटलैंड भी घूम आए, अब आगे कहाँ घूमने का आपका प्लान है? कहाँ जाएंगे अब आप घूमने? देखते हैं, अभी वो तो वक्त ही बताएगा, अभी तो काफी टाइम है। अच्छा, ये मतलब हम जो बाहर की कंट्री में जाते हैं, हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम बड़ी होती है, तो इसका क्या सोल्यूशन है और किस पे कितनी मेहनत करनी चाहिए एक इंसान को? इसमें कोई मेहनत करने वाली चीज नहीं है। आपके पास अगर कोई इंटरप्रेटर है तो वो बेस्ट चीज है। अच्छा, अक्सर टीम्स क्या करती हैं कि अगर लोगों को कंफ्यूजन होता है लैंग्वेजेस के साथ तो उनके साथ इंटरप्रेटर्स होते हैं। अच्छा, ठीक। और नहीं होते तो वो बेसिकली आपको गाइड प्रोवाइड कराते हैं बुक्स के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, कि इस लैंग्वेज की गाइड है, आप इन चीजों को पढ़ लीजिए। बेसिकली ये चीजें पूछी जाती हैं और इसका रिस्पॉन्स आपको ऐसा मिलेगा। मतलब चाइना जापान जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ की लैंग्वेज? नहीं, कोई इशू नहीं है। जैसे आप बाई चांस जर्मनी जा रहे हो तो आपको कम से कम केम गार्डन तो पता ही होना चाहिए, दैट इज गुड मॉर्निंग। और एटलीस्ट आप सर्बिया जाते हो तो आपको डाब रूइस पता होना चाहिए, दैट इज गुड इवनिंग। वाला पुनः पता होना चाहिए, दैट इज थैंक यू वेरी मच। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं।
ओके, तो सर आप ये किताबें लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, तो आपका कभी मन नहीं किया कि एक जीके की बुक में कंटिन्यू वे में लाऊं, एक इसका एडिशन भी जो है वो मार्केट में उतारूं? हाँ, दिमाग में है, मैंने लिखी थी 70 पेजेस की बुक लिखी थी, लेकिन उसको मैंने पब्लिश नहीं करवाया। 6 चैप्टर से उसमें क्वेश्चन, एक तरह क्वेश्चन बैंक था वो। अच्छा, तो सर इसका क्या कारण था कि आपने इस बुक को पब्लिश नहीं कराया? बेसिकली मैं चाह रहा था कि उस टाइम, एक तो ये था कि उस टाइम प्रेशर भी था मेरे ऊपर चीजों को कंट्रोल करने का, दूसरी चीज ये थी कि उस समय लग नहीं रहा था कि मैं एक तरह से एकदम से आ जाऊंगा मार्केट में। तो सर आप ये जो किताबें लिखते हो, ये आम जो राइटर्स हैं, जो चेतन भगत हैं या जो और भी मॉडर्न राइटर हैं, ये उनसे कितनी अलग है या उनके कितने पैरेलल में जो ये किताबें जो हैं ये चलती हैं, ये जानना चाहता हूँ मैं। देखो, एक चीज ये है कि जितने भी अभी प्रेजेंट मॉडर्न इंडियन राइटर्स हैं, उनका बेसिक थीम है पोस्ट मॉडर्निज्म। अच्छा, जो आप नव आधुनिकवाद है वो उनका बेसिक थीम होता है। तो वो उस समय में जो चीजें घट रही है वो उन्हीं चीज को दिखाते हैं, वो बैकग्राउंड भूल जाते हैं। बेसिक चीजों में मानता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गलत लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ, लेकिन बेसिक चीज ये है कि अगर आप पोस्ट मॉडर्निज्म को कवर कर रहे हो तो आपको पहले का ही पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लव ही दिखा रहे हो, फैमिली दिखा रहे हो, सोसाइटी दिखा रहे हो, तो कम से कम पोस्ट मॉडर्निज्म में दिखा रहे हो तो आपको बैक साइड पता होना चाहिए उसका। बिल्कुल। तो मेरा जो थीम रहता है वो अक्सर ये है कि अगर कोई सोसाइटी में कोई चीज चल रही है तो उसका बैक साइड क्या और फ्रंट साइड और उसका फ्यूचर क्या हुआ, ये मेरा मेन चीज है। जहां तक मेरे बुक्स की बात है उसमें ये पैरेलल चलता है मेरे साथ। जो सलमान रश्दी का एक स्टाइल था, सलमान रश्दी या फिर उसके बाद के जो कुछ नॉवलिस्ट हैं श्रीलंका के, उनका पैटर्न है वो। खासकर रश्मि भंडार नायक के और के मजुमदार, इन सब का पैटर्न है वो एक तरह। अच्छा सर, तो आप किताबें बहुत पढ़ते हैं, तो आप एक दिन में कितनी किताबें जो है पढ़ ले जाते हैं? ज्यादा नहीं, 2-4, कभी 2-3, 2-4 ऐसे ही। मैं एक किताब एक हफ्ते में खत्म कर पाता हूँ। कोई बात नहीं, आज आप कंपटीशन कर लेते हैं इसमें भी। तो मैं वो कर लूंगा, क्या बोलते हैं, कॉम्पनसेट कर लूंगा आपको लीड के लिए। तो सर अब आपकी जो नेक्स्ट बुक है वो हमको कब तक मिल पाएगी, कब तक आ पाएगी मार्केट में? देखिए, अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये बुक जो मेरी है अफेक्शन एडवर्टाइज, ये काफी बड़े लेवल पर पहुंच जाए। मैं इसको एक हाई लेवल पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जब बुक पब्लिश कर रहा तो मेरे पास एक दिमाग मेरे माइंड है कि मुझे अपनी कम्युनिटी के साथ साथ चलना है। तो मुझे कम्युनिटी को अच्छे लेवल ले जाना है, जो बायसेस है वो खत्म करना है। बिल्कुल। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बकवास के बायसेस एक साथ रहे, क्योंकि लोग उन बायसेस के आधार पे हमें इंक्लूड कर लेते हैं और फिर हमारी और देखते तक नहीं। सही बात है। तो सर ये कहा जा सकता है कि एक दिन जो है सौरभ पंत जो है वो एक बहुत बड़े राइटर हो जाएंगे इंडिया के, जस्ट लाइक चेतन भगत जो इस वक्त चल रहे हैं उस तरह के। अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। ओके। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि मैंने ये सुना है कि आपने पेपर प्रेजेंटेशन पर भी वर्क किया है, तो ये पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा आप हमको जानकारी दें। पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपको रिसर्च करके पेपर लिखना है। आपको 10 या 12 पेजेस का एक रिसर्च लिखना है और आपकी टीम में 2 लोग होंगे रिस्पॉन्सिबल, उनको प्रेजेंटेशन करना है। पावर पॉइंट में उनको स्लाइड बना के प्रेजेंट करना है उन चीजों को। ओके। अच्छा, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग पे पेपर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो मैंने ग्लोबल वार्मिंग का डेवलपमेंट लिख दिया कि 1950 से लेकर 2015 में क्या हुआ ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। अच्छा, ठीक है, राइट। अब 1987 से जो भी कॉन्फ्रेंसेस हुए, कॉन्फ्रेंसेस की सारी फोटोज आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में होनी चाहिए। ओके। नहीं हुई तो आपका प्रेजेंटेशन फेल। हो ये होता है। ओके सर, विजुअली इम्पेयर्ड तो आप हैं ही, मगर मुझे ये भी सुनने में आया है कि आपका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें आपकी थाई बोन टूट गई थी। तो वो जो एक्सीडेंट या इंसिडेंट था, तो सर उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें कि किस तरह का आपका वो एक्सपीरियंस रहा। असल में वो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसको बीते हुए, वो टूर से पहले का है। वो 29 मई की बात है। तो उसमें काफी ऊपर से गिरा था मैं, तो थाई बोन उसमें मेरा फ्रैक्चर हो गया था, फीमर। तो उसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ। आजकल काफी खुश बात जान के कि काफी अच्छी टेक्निक्स आ गई है। प्लास्टर नहीं लगता, कम से ऑपरेशन हो गया, वरना प्लास्टर में तो 45 दिन बैठे रहो घर में। तो सर अभी आप फिट हैं, रिकवर हो रहे हैं कि फिट हैं बिल्कुल? क्या है कंडीशन इस वक्त आपकी? अभी कम से कम रिकवर हो रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, तो एक बाउंड्री में हूँ घर में। अच्छा, तो फैमिली में क्या था इस इंसिडेंट को लेकर के, क्या माहौल था और किस तरह सपोर्ट आया? सपोर्ट अच्छा था, काफी लोगों का, फ्रेंड्स का भी सपोर्ट अच्छा था, कॉलेज के लोगों का सपोर्ट अच्छा था, साथ में बाकी मेंबर्स का भी सपोर्ट अच्छा था। काफी भरोसा किया लोगों ने और दोबारा चांसेस दिए मेरे को। तो सर हमने ऑस्ट्रेलिया भी घूम लिया, स्कॉटलैंड भी घूम लिया, आपके आसपास की बात भी कर ली, तो आप कोई ऐसा मैसेज सर देना चाहते हो अपनी सोसाइटी के लोगों के लिए, ब्लाइंड समाज के लिए, तो जो आप देना चाहते हो? ज्यादा तो कुछ नहीं, पर ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी को भी किसी तरह की डाउट्स होती हैं, किसी भी तरह की, किसी भी मतलब अपने फीलिंग्स में, मेरी पूरी कम्युनिटी में,
तो वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है और मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी उनसे चीजें शेयर करने में, और मेरे को कोई इशू नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हेल्प करूंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ असल में जो लोग कहते हैं उसमें और जो लोग करते हैं हमारी कम्युनिटी उसमें कितना अंतर है। अगर ये लोग समझ ले, कहने में और करने में, कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये कहना चाहता हूँ। हाँ, बस फिर तो यही है, क्योंकि कथनी बहुत ज्यादा है हमारे लिए। हाँ, तो उन चीजों को मिटाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा ध्येय है, और मानता हूँ अगले 10-20 साल में शायद वो चीजें खत्म हो जाएंगी। मतलब ये मैं मान सकता हूँ कि जो हमारा ब्लाइंड समाज है, जो विजुअल इम्पेयर्ड सोसाइटी है, वो मुख्य धारा से जुड़ा तो हुआ है, मगर और उसको आगे बढ़ाना है, ये नहीं, उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिस्टम खत्म करके नई चीजें ला दो। मैं ये कह रहा हूँ कि सिस्टम से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बस ये चीज है कि हमें अपने आप को इम्प्रोवाइज करना होगा किसी भी तरीके से। सर एक बात मुझे आपसे जाननी है कि जो आपने ये बुक लिखी है, ये किस पर लिखी है? ब्रेल में लिखी है कि सीधे आपने इसको जो है लिख डाला है? ये किस तरह से आपने लिखी? नहीं, मैंने वो कंप्यूटर पे टाइप किया था टेक्स्ट पूरा। अच्छा, तो कंप्यूटर पे लिखा था मैंने। हाँ, तो अच्छा टॉपिक है, मैं उसको ब्रेल में ला दूंगा। 2-3 महीने 2-3 साल लगेंगे हो सकता है। नहीं, मैं इसलिए आपसे सर ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि चलो जो साइटेड लोग हैं, जो नॉर्मल हैं, वो तो इसको पढ़ लेंगे किताब खरीद करके, मगर जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो ब्लाइंड हैं, उनको दिक्कत होगी अगर ब्रेल में नहीं होगी। तो मैं इसलिए बस जानना चाहता था कि इसका अगर ऑनलाइन वर्जन आ जाए या इस तरह से कुछ हो सके तो। उसके पास एक ही ऑप्शन, 2 ही ऑप्शन रहेंगे ना, या तो वो ऑडियो कर ले उसका, या फिर ई टेक्स्ट पढ़े। आपका पॉइंट अच्छा है, मैं मानता हूँ इस चीज को। मैंने इसलिए अभी ब्रेल को अप्रोच नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मेरा ये शुरुआत का टाइम है, अभी मैं सिर्फ शुरुआत कर रहा हूँ। सर जो आपने कहा कि किंडली पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर क्या जो ये बुक है पे है कि किंडली पर की फ्री में अवेलेबल है वहाँ पर? मेरे ख्याल से पे है अभी, उसको फ्री कराने में टाइम लगेगा। अच्छा, फ्री कराने में टाइम लगेगा। अच्छा, क्या सिस्टम होता है ये फ्री का और पैसे का, क्या सिस्टम है ये किंडली पे? हाँ, इसमें ऐसा होता है कि कुछ टाइम तक, ये जब तक चीजें नहीं लाते हैं तो उसको पे पर रखते हैं, और उसके बाद अचानक से कैश कार्ड निकाल के लोग फ्री करना स्टार्ट कर देते हैं चीजों को। सर मैं आपसे बस अभी एट द लास्ट ये जानना चाहता हूँ कि आप लिसनर्स को क्या मैसेज दोगे, क्या संदेश अपनी तरफ से सर देना चाहेंगे आप लिसनर्स को? हाँ, एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा जो मैं हमेशा बोलता हूँ इधर उधर कहीं भी जाते हुए, कि कठिनाइयां हर एक के जीवन में आती है। शुरुआत होती है छोटी से, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे महान। अगर इन कठिनाइयों को एक एक करके सॉल्व कर ले जाए, पहले छोटी से शुरुआत करे, फिर बड़ी, फिर बड़ी, जिस दिन कोई भी इंसान उस सबसे बड़ी कठिनाई को सॉल्व कर लेगा, उस दिन वो चैंपियन बन जाएगा। सर तो अब ये भी बता दीजिए कि आपका ये रेडियो उड़ान के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस था, किस तरह का ये जो इंटरव्यू हुआ, इसका अनुभव बताइए कैसा रहा आपके लिए? पहले तो रेडियो उड़ान को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा, पूरी टीम की तरफ से थैंक यू। पूरी टीम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप लोग काम करते हो काफी तारीफ और यकीनन काफी बेहतरीन रहता है। कभी कभी शो सुन पाता हूँ, रोज तो नहीं। नहीं, अब तो आप आराम से सुन सकते हो, अब तो आराम से सुन सकते हो। हमारा ऐप अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। वो मैं जानता हूँ, वो भी मैं जानता हूँ। हाँ। और फिर आपका शुक्रिया इतने लंबे समय तक बात करने के लिए, इतनी जिज्ञासा के लिए, और बाकी सारी चीजों के लिए भी। जितने भी सवाल आपने पूछे, उम्मीद करता हूँ सही जवाब दिए होंगे मैंने। नहीं, सवाल नहीं, आंसर देखो, जिसका इंटरव्यू लेता है वो तो सही देता है। दिक्कत लोगों को क्या होती है, बंदे ने क्वेश्चन सही पूछे कि नहीं पूछे? नहीं, सवाल तो बेहतरीन थे, उसमें कोई शक नहीं है। बाकी रेडियो उड़ान का काफी अच्छा मेरा वो है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, काफी लोग, आप सारे लोग काफी अच्छा काम करते हो, तो काफी मजा आता है। तो सर तो ये आपका रेडियो पर पहला एक्सपीरियंस था कि इससे पहले आपने जो है रेडियो पर जो है इंटरव्यू वगैरह दिया, या टीवी पर कहीं आपने इंटरव्यू दिया हो, इसके बारे में बताएं। रेडियो पे पहले 2 एक्सपीरियंसेस रहे हैं इससे पहले, 2014 में ही, अक्टूबर में ही, उसके बाद डेवलपमेंट वाले पेपर के बाद ही। लेकिन वो वहीं पे थे, यहाँ पे नहीं थे। अच्छा, मतलब वर्ल्ड वाइड नहीं आए कंट्री में? स्पेसिफिक लेवल पे रहा, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी मुंबई का रूल है कि जो चीजें वो लोग करते हैं उसको बहुत ज्यादा सीक्रेट में रखते हैं उस चीजों को। क्या मैं मतलब क्या कोई वो बना रहे हो क्या, क्या सो कहते हैं, एटम बम? नहीं, इंफॉर्मेटिव नहीं करता चीजों को। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो एक्सपोज नहीं करना चाहते चीजों को। अच्छा, मतलब नासा वाला काम चल रहा है। हाँ, जो भी हो मतलब, लेकिन वो चीजें अपने पास तक सीमित रखते हैं, तो उनसे चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना और लोगों को शो करना तो एक मतलब टफ काम हो जाता है। अच्छा सर, मान लीजिए वहाँ से चीजें जो है वो लीक हो गई, तो फिर किस तरह का एक्शन लिया जाता है? उसका एक्शन कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ इतना ही देखेंगे कहाँ तक लीक हुआ है, और उस एरिया में जाके वो लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बस। अच्छा, वो उनके पास जीपीएस सिस्टम्स होते हैं, तो वो एरिया लोकेट कर लेते हैं, उसके हिसाब से वो मामला क्लियर हो जाता है पूरा। तो मतलब इसका कारण क्या है, मुझे ये समझ नहीं आया कि जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, नोबल काम कर रहे हो, तो फिर क्यों छुपा रहे हो?
छुपा क्यों रहे हो? नहीं, असल में समस्या ये है कि एशियाटिक सोसाइटी मुंबई के कई लोगों को बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी है पास में। अच्छा, मतलब जो उनके जो अपोजिट साइड है उनके लोगों ने अटैक्स किए हैं बहुत ज्यादा उनके ऊपर, तो वो सिक्योर करना चाहते हैं लोगों को अपने। फिर तो ये बनता ही है भाई, फिर तो आप नासा की कड़ी सुरक्षा रखो और कुछ मत बताओ, क्योंकि इंसान की लाइफ बड़ी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं बताते, चीजें बताते हैं, ऐसी चीजें बताते हैं, लेकिन मतलब चीजें शेयर नहीं करते। शेयर करना उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है। नहीं सही है, नहीं जब आप इंसान की खतरा हो जाए तो फिर क्या फायदा ऐसी चीज का, जब लोग वही मेरा पॉइंट है ना। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत तहे दिल से आपका कि इतना समय रेडियो उड़ान को देने के लिए, इतने सारे क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए पूरी टीम की तरफ से आपको थैंक यू। ठीक है, आपका ही बहुत। तो ये तो थे सौरभ पंत जी, जिससे हम लोगों ने की ढेर सारी बातें। आई होप आपने खुद सारा जो है एंजॉयमेंट लिया होगा, और एंजॉयमेंट आप ले सकते हो इनकी किताब जिन्होंने बताई, इसको खरीद करके, और इसका रिव्यू इनको दे सकते हो फेसबुक पर, ये अवेलेबल है सौरभ पंत के नाम से, और मैं भी अवेलेबल हूँ। हाँ, मुझे भी रिव्यू देना बनता है आपका। मैं हूँ आरजे अंकित रिखड़ा, फेसबुक पर प्रोफाइल, एंड आरजे अनोखा अंकित फेसबुक पर ऑफिशियली पेज। तो अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है, क्योंकि टाइम जो है वो ओवर हो चुका है। तो मैं यहाँ से इस वादे के साथ निकलता हूँ कि अब आपसे मुलाकात होगी इस संडे ठीक शाम 7 बजे रेडियो उड़ान के उड़ान टॉप 10 पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए, और रेडियो उड़ान सुनते रहिए। टाटा, बाय बाय। मैनू चढ़दी उतो गड्डी जिन्नी वेख के चलावा तां वी रेड लाइट ते खड़दी 30-60 नपदे नी पा नपड़े दा चेक रखदे नी पा हावी पा दे ओ वी पा दे पीड़ तो कदे वी थकदे नी काका।